प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के संक्षिप्त योगदान की चर्चा करेंगे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अप्रतिम सेनानी थे, वरन वे महान विचारक और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्हें भारतीय लोक शक्ति के गंगोत्री, लोकमान्य तथा भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद तिलक ने शिक्षक के रूप में कार्य किया। तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने आरंभ किए, अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी। 1884 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की और 1885 में उन्होंने एक आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। 1889 में बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। राष्ट्रीय जागृति के उद्देश्य से तिलक ने 1894 ईस्वी में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने की प्रथा आरंभ की। 1897 में तिलक बम्बई विधान परिषद से चुने गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तिलक और उसके साथियों ने इसका कड़ा विरोध किया, एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। तिलक को उग्रवादी बताकर सरकार ने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाया और 1908 में तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा दे दी। 1914 तक उन्हें मांडले जेल में रखा गया। यहाँ रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नाम का महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। जब 1914 में वो जेल से रिहा होकर आए, तब एनी बेसेंट कांग्रेस के नरम और गर्म दलों में मेल करवाया। अप्रैल 1916 में तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से होम रूल आंदोलन चलाया। तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मांडे जेल में उन्होंने गीता रहस्य के साथ आर्टिक होम इन द वेदास नामक पुस्तकें लिखी। वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है। तिलक के समानांतर महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनका भारतीय राजनीति में योगदान स्पष्ट है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह की शक्ति दिखाई थी और 1915 में जब वे वहां सफलता प्राप्त करके भारत आए, तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें प्रदान किया गया और उन्होंने भारत के जन आंदोलनों को बढ़ाते हुए इस क्रम में चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ करते हुए खेड़ा के सत्याग्रह में क्रमशः 1917-18 में भारतीय जनता को जागृत किया और बाद में राष्ट्रीय क्षितिज पर उन्होंने 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन, 1930 से 34 तक सवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इन आंदोलनों की शक्ति से जन जागरण प्रभावी हुआ और राजनीतिक जागृति के समानांतर सामाजिक सुधार एवं धार्मिक कुरीतियों के ऊपर भी गांधी जी के द्वारा प्रहार किया गया। उन्होंने राम राज्य का नारा दिया और हिंदू धर्म के आदर्शों को राजनीति के औजार बनाया गया और महात्मा गांधी इस प्रकार भारतीय राजनीति के अंतर्गत जनता को राजनीतिक आंदोलनों से जोड़ने में सफल हुए। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। गांधी जी के चिंतन के अंतर्गत अहिंसा का सिद्धांत और सत्य का सिद्धांत महत्वपूर्ण था। उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत अपनाया और साथ ही सामाजिक चिंतन के अंतर्गत सर्वोदय की अवधारणा का विकास किया। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए विभिन्न मोर्चों पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन किया। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में कायस्थ परिवार में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में उन्हें अंग्रेजी स्कूल भेजा गया। 1913 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और संपूर्ण विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 1921 में मुंबई जाकर वे गांधी से मिले। बाद में देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले। जब तक देशबंधु चित्तरंजन दास जीवित रहे, सुभाष बाबू उनके सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। उनकी यात्रा के बहिष्कार के लिए देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई और कलकत्ता के आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। कांग्रेस में जब वामपंथियों का प्रभाव बढ़ा, तो सुभाष बाबू ने बंगाल में कमीशन के विरुद्ध किए गए
प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने माना कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। सुभाष और उनके वामपंथी साथियों ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा और औपनिवेशिक स्वराज्य के दर्जे से वो संतुष्ट नहीं थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सुभाष बोस ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 19 से 21 फरवरी 1938 तक गुजरात के सूरत जिले के हरिपुरा गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें सुभाष बाबू को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। गांधी जी से उनके तीव्र मतभेद थे, लेकिन फिर भी लोग गांधी जी का सम्मान करते थे। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष बाबू की जय जयकार हुई तो गांधी जी ने कहा, जो लोग कांग्रेस में रहना पसंद नहीं करते वो बाहर आ सकते हैं। गांधी जी के संकेत पर कांग्रेस कार्यसमिति के 15 सदस्यों ने यह कहकर अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया कि सुभाष बाबू अपनी इच्छानुसार कार्यसमिति गठित कर लें। सुभाष बाबू नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में फूट पड़े, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से गांधी जी के उम्मीदवार के पक्ष में त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष बाबू ने कांग्रेस में ही रहकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग दल बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने 3 प्रमुख उद्देश्य तय किए: देश की आज़ादी के लिए तेजी से कार्य करना, गांधी गुट के नेतृत्व को समाप्त करना, समझौते का कड़ा विरोध करना। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में सुभाष बोस की स्पष्ट धारणा थी कि विश्व युद्ध में ब्रिटेन पराजित होगा और ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। विषम परिस्थिति होते हुए भी ब्रिटेन भारतीय जनता को अधिकार हस्ताक्षरित नहीं करेगा और भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ेगा। यदि भारत ने युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध भाग लिया तो जो राष्ट्र ब्रिटेन से लड़ रहे हैं उनसे सहयोग से भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सुभाष बोस की आज़ाद हिंद फौज की सफलता के बावजूद मित्र राष्ट्रों की विजय के कारण उनका प्रयास विफल हुआ। यद्यपि उन्होंने अस्थायी भारत सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था और आज़ाद हिंद फौज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विपरीत होने के कारण भारत की आज़ाद हिंद फौज को परास्त होना पड़ा और सुभाष चंद्र बोस का जो विदेश से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास था वह विफल रहा। सुभाष चंद्र बोस इसके बाद जब जापान के लिए लौट रहे थे तो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु बताई जाती है। लेकिन बहुत से लोगों का विश्वास है कि नेताजी इस दुर्घटना में मारे नहीं गए थे, मित्र राष्ट्रों के हाथों में पड़ने से बचने के लिए भूमिगत हो गए थे। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने जन जागृति और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। आज भी सुभाष बोस को नेताजी के नाम से भारतीय जनता सम्मानित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।